हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल के बारे में। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। सबसे पहले जब हमारे पास में एक टर्म आती है सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ प्रोग्राम्स जिसको हम बोल सकते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर स्पेसिफाइड टू द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स that describe the programs and how they are to be used। मतलब कि सॉफ्टवेयर हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। अब हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एसोसिएटेड आउटकम दैट प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मोस्टली कैरी आउट these activities. These are four key process activities which are common to all software process। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होती है? सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है। जैसे मान लीजिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो सॉफ्टवेयर को पूरा बनाने के लिए हमने जो प्रोसेस का यूज़ किया है वो पूरी प्रोसेस उसकी कहलाती है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। नंबर 1 है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं द फंक्शनलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड कंस्ट्रेंट ऑन इट्स ऑपरेशन मस्ट बी डिफाइन। यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी डिफाइन करते हैं और इसके अंदर हम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंस्ट्रेंट लगाते हैं वो सारे ऑपरेशंस को हम डिफाइन करते हैं सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, द सॉफ्टवेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस। मतलब कि जो हमको सॉफ्टवेयर मिलता है उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कैसे हमारा सॉफ्टवेयर पूरा एक बनेगा, वो सारी चीज़ें आती हैं हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर वैलिडेशन की। द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेटेड टू इंश्योर दैट इट डज वॉट द कस्टमर वांट्स। मतलब सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में ये आता है कि जितनी भी हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा फुलफिल करना ही सॉफ्टवेयर वैलिडेशंस में आता है। इवैल्यूएशन, द सॉफ्टवेयर मस्ट इन्वॉल्व द मीट चेंजिंग क्लाइंट नीड्स। मतलब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि उसमें जो भी हमको अपडेशंस करने हैं वो सारे अपडेशन अगर हम यूज़र की नीड के द्वारा उसमें करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन में आता है। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल की। तो मॉडल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम मॉडल को स्पेसिफाई करते हैं कि मॉडल हमारा एक नेचर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको SDLC वाले में बताया था हमारी लास्ट वीडियो में कि SDLC हमारी क्या है? एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। हर फेज़ को उसको कंप्लीट करना पड़ता है तब वो हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होके आता है। तो यहाँ पर जब हम मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल का मतलब ये होता है कि ये सारी प्रोसेस को एब्स्ट्रैक्ट करके हमारे सामने उसको डिस्क्राइब करता है। इसमें बहुत सारी हम एक्टिविटीज़ और सॉफ्टवेयर की प्रोसेस को हम लेते हैं जो कि हमको बताता है कि हमें किस किस तरीके से उस सॉफ्टवेयर मॉडल में हमको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज अ स्पेसिफाइड डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस विच इज़ प्रेजेंटेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर ऑपरेशन पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के द्वारा ही हम क्या कर रहे हैं? उसकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस को डिफाइन कर रहे हैं। मॉडल्स बाय देयर नेचर आर अ सिंप्लीफिकेशन, सो अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द एक्चुअल प्रोसेस विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड। Process model may contains activities which are a part of software process, software product and roles of people involved in software engineering। वो सारी चीज़ों को लेके चलता है, हर चीज़ को कंटेन करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर मॉडल के अंदर हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की भी हम बात करेंगे, उसमें जो जो पीपल्स इन्वॉल्व रहते हैं वो सारे पीपल्स की भी हम बात करेंगे और पूरी जो प्रोसेस हमारी चलती है वो सारी प्रोसेस को भी वो क्या करता है? एब्स्ट्रैक्ट करता है। मतलब इन सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट करके हमारे सामने रिजल्ट प्रोवाइड करता है। इसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल है, वी मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, रैड मॉडल है, जाइल मॉडल है, इटरेटिव मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है। ये सारे मॉडल्स के बारे में हम जानेंगे आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वाटरफॉल मॉडल की। वाटरफॉल मॉडल इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ इनटू लीनियर सिक्वेंशियल फेज।
वाटरफॉल मॉडल को हम लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। लीनियर का मतलब ये होता है कि एक सीक्वेंशियल मैनर में हम इस फेज़ को लेके चलते हैं कि हमारा जब फर्स्ट फेज़ हम लेते हैं और फर्स्ट फेज़ के बाद में जब सेकेंड फेज़ आता है तो फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद में ही हम सेकेंड फेज़ पे जाते हैं, इसीलिए हम इसको सीक्वेंशियल अप्रोच या सीक्वेंशियल मॉडल भी हम इसे कहते हैं। In principle, the result of each phase is one or more document that should be approved, and the next phase shouldn't be started until the previous phase has completely been finished. मतलब जब तक पहला वाला फेज हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सेकेंड फेज पर नहीं जाता है। यही इस मॉडल की खासियत है या इसका एक फीचर है। This model has 5 phases: requirement definition, system and software testing, implementation and unit testing, integration and system testing, and last one is operation and maintenance. ये 5 phases वाटरफॉल मॉडल में होते हैं। यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट होगा तभी वो नेक्स्ट फेज पे जाएगा, फिर नेक्स्ट फेज पे आने के बाद में जब ये कंप्लीट होगा फिर देन उसके नेक्स्ट फेज में जाएगा। तो लास्ट वाला जो फेज हम कंप्लीट करते हैं वहाँ तक हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि इसके प्रीवियस सारे फेजेस कंप्लीट हो चुके हैं तभी वो लास्ट फेज तक आया है। तो यहाँ पर लाइन बाय लाइन हम इस फेज को कंप्लीट करते हैं, इसी को हम वाटरफॉल मॉडल कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन फेज़ की। इस फेज़ में हम क्या करते हैं कि सारी रिक्वायरमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं हम कस्टमर की, उसको पूरी तरह से हम एनालिसिस करते हैं, एक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में हम उसको लेके आते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर या सॉफ्टवेयर डेवलपर दोनों मिलकर उस डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट या क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है और उसको हमें किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, क्या क्या उसमें जितना भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क होगा वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क ही हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आता है। इसी डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं SRS यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब ही ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन की हमको रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं एक डिटेल फॉर्म में हम क्रिएट करके रखते हैं ताकि हमारे सॉफ्टवेयर में आगे चलकर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। सेकेंड फेज में हम बात करते हैं सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की। अब जब हमारा SRS कंप्लीट हो जाता है देन हम उसके डिज़ाइनिंग फेज में जाते हैं। अब यहाँ पर हमें उसको लॉजिकली डिज़ाइन करना है, फिजिकली डिज़ाइन करना है। यहाँ पर हम उसको बैठ के तय करते हैं कि हमें किस तरीके से हमारे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना है। बट ये डिज़ाइनिंग किस पे बेस्ड रहेगी, उस डॉक्यूमेंटेड पे जो कि हमारे फर्स्ट फेज में था। जब हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है देन ही हम इस सेकेंड फेज में आते हैं और यहाँ पर हम डिज़ाइन या आर्किटेक्चर के बारे में हम उसको बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन एंड यूनिट टेस्टिंग की। ड्यूरिंग दिस फेज द डिज़ाइन इज इम्प्लीमेंटेड इफ द SDD यानी कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन is complete, the implementation or coding phase proceed smoothly because all information needed by software developer is contained in the SDD। SDD का मतलब ये कि जब हमारा सेकेंड फेज कंप्लीट हो जाता है, जब इसका डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट हो जाता है देन हम इसमें बात करते हैं कोडिंग फेज की। यहाँ पर कोडिंग फेज तभी स्मूथली प्रोसीड हो सकता है जब हमारा पहले के सारे फेज हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। यानी कि अगर हम उसका डॉक्यूमेंटेशन करें तो वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाता है और डिज़ाइनिंग फेज कंप्लीट हो जाता है। देन सॉफ्टवेयर डेवलपर अब इसमें कोडिंग की तरह या प्रोग्रामिंग की तरह वर्क करता है। इसके बाद में हम जब टेस्टिंग भी इसमें अप्लाई करते हैं तो ड्यूरिंग टेस्टिंग द कोड इज़ thoroughly examined and modified. Small modules are tested in isolation initially. After that, these modules are tested by writing some overhead code to check the interaction between these modules and the flow of intermediate output. यहाँ पर हम बात करते हैं जब हमारी कोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो हर मॉड्यूल के हम इंडिविजुअली टेस्टिंग भी चेक करते हैं। देन हम इसको इंटीग्रेट करके हम वापस से इसमें आउटपुट भी हमारा सही तरीके से आ रहा है या नहीं, कोडिंग हमारी सही तरीके से चल रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लेरिफाई करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग की। यूनिट टेस्टिंग के अंदर जब हमने बात करी थी तो यहाँ पर एक एक मॉड्यूल हमारा टेस्ट हो रहा था।
ठीक है ना। अब इस फेज में हमारा पूरा सिस्टम टेस्ट होगा। दिस फेज इज हाईली क्रूशियल एज द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट is determined by the effectiveness of the testing carried out. The better output will lead to satisfied customers, lower maintenance cost, and accurate result. Unit testing determines the efficiency of individual module. However, in this phase, the modules are tested for their interaction with each other and with the system. जब हमने यूनिट टेस्टिंग की बात करी थी तो हमने अलग अलग मॉड्यूल्स को वहाँ पर चेक किया था, लेकिन जब हमारे सारे मॉड्यूल्स चेक हो जाते हैं देन आफ्टर हम उसको इंटीग्रेट करते हैं और पूरे सिस्टम को हम एक साथ टेस्ट करते हैं ताकि जो यूज़र के रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। जो यूज़र इनपुट डाल रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये भी हमारा पूरा आ जाता है इसी पार्ट में, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। जब हमारा टेस्टिंग पार्ट कंप्लीट हो जाता है तब हम आते हैं इसके अंदर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज के अंदर। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फेज में ये बताता है कि मेंटेनेंस इज द टास्क परफॉर्म बाय एवरी यूजर वंस द सॉफ्टवेयर हैज़ बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेशन। मतलब यहाँ पर जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस फेज या ऑपरेशन फेज की, जब हमारा सॉफ्टवेयर पूरा तरीके से कंप्लीट होके जब हम कस्टमर को डिलीवर्ड कर देते हैं तो कस्टमर उसको प्रॉपरली इंस्टॉल चेक करता है कि वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। हम कस्टमर के सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं और देन उसमें वो ऑपरेशन अप्लाई करता है कि किस तरीके से वो चल रहा है। अगर उसमें कस्टमर के द्वारा कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होना चाहिए मेंटेनेंस फेज के अंदर या ऑपरेशन फेज के अंदर। यहाँ पर मेंटेनेंस 3 तरीके से हम कर सकते हैं, करेक्टिव मेंटेनेंस, एडप्टिव मेंटेनेंस एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं कि वाटरफॉल मॉडल का हम यूज़ कब करते हैं। वाटरफॉल मॉडल में हमारे पास में सबसे या तो इसका ड्रॉबैक है ये कि जब तक सारे फेज़ एक के बाद एक कंप्लीट होते हैं तभी हम आगे फेज़ पे वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने सेकेंड फेज़ पे हूँ और मेरा कोई भी चेंजेस फर्स्ट फेज़ पे आता है तो मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। तो अगर हमको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं करने हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट मॉडल होता है। सेकेंड वन इज एप्लीकेशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड एंड बिग, मतलब कॉम्प्लिकेटेड एंड बिग। यहाँ पर जो एप्लीकेशन हम रन करेंगे वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत शॉर्ट होता है तो हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्लियर होना चाहिए, एनवायरनमेंट स्टेबल होना चाहिए, बार बार चेंजिंग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हम। टेक्नोलॉजी एंड टूल्स आर यूज्ड आर नॉट डायनामिक, इट इज़ ए स्टेबल, मतलब कि यहाँ पर वही मैंने बोला है कि एनवायरनमेंट इसका स्टेबल होना चाहिए, टेक्निकल एंड टूल्स स्टेबल होना चाहिए, बार बार चेंजेस नहीं हो सकते इसके अंदर। एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल एंड ट्रेंड, रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए। तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट रहती है हमारे पास में तब हम वाटरफॉल मॉडल का यूज़ ईजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल। एडवांटेजेस इसमें ये है कि फर्स्ट एडवांटेज आपको मैं बता ही चुकी हूँ, बिफोर द नेक्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड, मतलब हर फेज हमारा कंप्लीट तभी होगा जब हमारा पहला कंप्लीट होगा, देन नेक्स्ट होगा, देन नेक्स्ट होगा, इसी तरीके से ये वाटरफॉल मॉडल चलता है। सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट वेयर रिक्वायरमेंट आर वेल डिफाइंड, यहाँ पर जब हमारी रिक्वायरमेंट वेल डिफाइंड रहती है, प्रोजेक्ट हमारा स्मॉलर रहता है, तभी हम वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दे शुड बी परफॉर्म क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग ईच स्टेट, मतलब कि यहाँ पर जब वेरिफिकेशन या वैलिडेशन इसमें पहले से ही टेस्ट हो जाना चाहिए ताकि हम सारी फिर बाद की स्टेजेस को कंप्लीट कर सकें। एलोबरेट डॉक्यूमेंटेशन इज़ डन एट एवरी फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल, मतलब जो हम इसकी साइकिल चलाते हैं, जो हम फेजेस इसमें देखते हैं उस फेज़ का हमारा डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। दिस होता है, मतलब ये एडवांटेज है इसका। दिस मॉडल इज सिंपल टू इम्प्लीमेंट, ऑल्सो द नंबर ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ मिनिमल, बहुत सारे इसमें रिसोर्सेज नहीं लगते, कम रिसोर्सेज में ही हम इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसलिए वेरी सिंपल एंड ईजी होता है। द रिक्वायरमेंट्स आर सिंपल एंड एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड, दे रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द एंटायर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। ये इसका एक बेनिफिट है कि हम यहाँ पर जो भी हमारा प्रॉब्लम होता है हम इसमें चेंजेस बीच में नहीं कर सकते हैं, पूरे प्रोजेक्ट जब डेवलप
डेवलपमेंट होता है उसके बीच में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो हम नहीं कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है। द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट फॉर द ईच फेज इज फिक्स्ड विच मेक्स इट ईजी टू कवर प्रोग्रेस। यहाँ पर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट इसका फेज का फिक्स रहता है, मतलब कि फर्स्ट कंप्लीट है देन नेक्स्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट कंप्लीट है देन उसके नेक्स्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 स्टेप पे चलते हैं, इसलिए इसका स्टार्ट एंड एंड पॉइंट एवरी फेज के लिए फिक्स्ड होता है। The release date for the complete product as well as its final cost can be determined before development। यहाँ पर हम डेवलपमेंट के पहले ही इसकी फाइनल कॉस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट वे होता है। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन कॉस्ट इसकी बहुत ही इजीली हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इट गिव्स इजी टू कंट्रोल एंड क्लैरिटी फॉर द कस्टमर ड्यू टू द स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग सिस्टम। ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ये है कि इन दिस मॉडल द रिस्क फैक्टर इज हायर, सो दिस मॉडल इज नॉट सुटेबल फॉर सिग्निफिकेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। मतलब बड़े प्रोजेक्ट या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता है, इसका रिस्क फैक्टर बहुत ही हायर होता है। दिस मॉडल कैन नॉट एक्सेप्ट द चेंजेस इन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। इसका हमने जब बेनिफिट की बात करी थी तो इसका ड्रॉबैक भी है कि जब तक हमारा पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारा चलता है तो हम इसमें बीच में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट फेज पे बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट फेज की प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। जब हम सेकेंड फेज पे आते हैं और अगर उसको फर्स्ट फेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है कोडिंग से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से कोडिंग से रिलेटेड, तो हम वापस से उसमें नहीं जा सकते हैं। इट बिकम्स टफ टू गो बैक टू द फेज। For example, if the application has now shifted to the coding phase, there is a change is requirement, it becomes tough to go back and change it, right? Since the testing done at the later stage, it does not follow identify the challenges and risk in the earlier phase. So the risk reduction strategy is difficult to prepare. Then documentation occupies a lot of time of development and tester और development में बहुत ज़्यादा उसको हमारा डॉक्यूमेंटेशन टाइम लगता है, क्योंकि हर फेज़ के बाद में अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करता है, तो इसमें उसका टाइम बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई हो जाता है या कंज्यूम होता है। क्लाइंट वैल्यूएबल फीडबैक कैन नॉट बी इंक्लूडेड विद ऑनगोइंग डेवलपमेंट फेजेस। जब हमारा ऑनगोइंग डेवलपमेंट फेज चलता है और क्लाइंट ने अगर उसको कुछ भी फीडबैक दिया है कि ये चेंजेस करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है उसके लिए कि वो चेंजेस उसमें कर सकें। टेस्टिंग पीरियड कम्स क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। यहाँ पर टेस्टिंग में भी इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और टेस्टिंग प्रोसेस बहुत टाइम में उसकी कंप्लीट होती है, इसलिए यह इसका एक डिसएडवांटेज है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।